नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर ऑडियंस, जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में बातचीत किया था कि आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से एक एक वीडियो पर डे आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, कुछ बातें समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक दिन में दो वीडियो देने वाला हूँ। एक वीडियो जो होगा थ्योरी से संबंधित होगा और दूसरा जो वीडियो होगा उसी थ्योरी के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे जो आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। यह बिहार एपीओ के लिए काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि बिहार एपीओ में एक सीट अपने नाम पर बुक करने का कोशिश कीजिए। एक सीट आपके हवाले, तो इसके लिए तैयारी करनी होगी। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम लोग, चूंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में यह भी कहा था कि जो बिहार एपीओ है इसके लिए कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उस 5 सब्जेक्ट में से पहला नंबर पे है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसमें जानने का यह प्रयास करेंगे कि प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों से क्वेश्चन ही छूट जाए, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे और हम लोग बना ही ना पाए, तो बहुत दुख की बात होगी ना। तो अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से समझ ले, पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले, ताकि बाद में एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है उसे आसानी से टैकल किया जा सके। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता अभी शुरू करने वाला हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, अभी जो है इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, यह भारतीय न्याय संहिता के बारे में दो तीन बेसिक जानकारी पहले शुरू करता हूं। यह टॉपिक है प्रीलिमिनरी, यानी प्रारंभिक चैप्टर से जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय न्याय संहिता को पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको आईपीसी के बारे में भी होना चाहिए। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में, अब आप ही सोचिए, 1860 का बना कानून जो भारत में अब तक लागू था, 1860 में जो कानून बना वो अब तक लागू था, तो जाहिर सी बात है ना, वो तो बच्चों को वो कानून याद था। जो कानून से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे उन्हें भी पता था कि मर्डर की परिभाषा कहां दिया हुआ है और अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा। ये लोगों को पता था, आम लोगों को पता था। इसलिए आईपीसी से आज भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए आपको पूरे आईपीसी पढ़ने की जरूरत है, बट कुछ ऐसे अपराध है जिन्हें पढ़े बगैर, जिन्हें याद किए बगैर अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस आपसे छूट जाए। डियर ऑडियंस, जो बच्चे, जो स्टूडेंट पहले आईपीसी पढ़े थे और वो बीएनएस पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से और मेरे समझ से उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे पहली बार बीएनएस पढ़ रहे हैं, उन्होंने आईपीसी का नाम ही नहीं सुना, वो आईपीसी के बारे में जानते ही नहीं है, तो एक आध प्रश्न छूटने की संभावना है। ये 100% श्योरिटी नहीं है कि प्रश्न पूछा ही जाएगा, बट हो सकता है ऐसा कि प्रश्न पूछ लिया जाए, जो काफी चर्चित में टॉपिक रहा है, अपराध रहा है। ओके, इसीलिए पहले हम आईपीसी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आईपीसी 1860 का जो मसौदा है, मसौदा कहने का मतलब जो उसकी ड्राफ्ट जो है ना, प्रारूप, वो तैयार किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले साहब ने आईपीसी की मसौदा को तैयार किया था और उनके साथ मैकलियोड, एंडरसन और मिलेट के साथ यह तैयार किया गया था। यानी कि उस समय लॉ कमीशन का गठन किया गया था। पूरी कहानी को समझिएगा। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। 1833 में क्या आया था? चार्टर एक्ट आया था।
उस चार्टर एक्ट के तहत 1834 में एक लॉ कमीशन का गठन किया गया। कई बार आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया और उस विधि आयोग के जो चेयरपर्सन थे वो थे लॉर्ड मैकाले साहब। और लॉर्ड मैकाले के साथ ही साथ यह तीन व्यक्ति मैकलियोड, एंडरसन और मिलेट, ये तीनों व्यक्ति और यह जो लॉर्ड मैकाले साहब थे, ये चारों व्यक्ति मिलकर के आईपीसी का ड्राफ्टिंग जो है इन लोगों ने किया था, मिलकर के पूरी कहानी को रचा था। अब सवाल यहां से आती है, आपके एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है जब अगर हिस्ट्री की बात करें कि प्रथम विधि आयोग 1834 में आया, लेकिन आपको पता है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत में यानी 1947 के बाद प्रथम विधि आयोग कब आया। तो 1947 के बाद प्रथम विधि आयोग 1955 में आया था। याद रखिएगा, लॉ कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। 1955 में प्रथम विधि आयोग स्वतंत्र भारत में आया था। अब सवाल यहां पर भी आता है कि इस लॉ कमीशन का चेयरपर्सन कौन थे। तो इस लॉ कमीशन का जो चेयरपर्सन थे वो थे एमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहला एजी थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो एमसी सीतलवाड़ जो थे ये फर्स्ट विधि आयोग के चेयरपर्सन के साथ भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां से आपका जीके का भी प्रश्न बन गया। अब देखता हूं, देखिए 1860 को यह पारित किया गया। जो आपका आईपीसी था वह 6 अक्टूबर 1860 में यह बनकर के रेडी हो गया था और 1 जनवरी 1862 को इसे लागू कर दिया गया। यानी कि 1 जनवरी से अगर देखा जाए 1862 से, तो आईपीसी प्रवर्तन में आ गया, पूरे भारत पर लागू हो गया। अब आईपीसी के बारे में इतना जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि आईपीसी के जगह पर भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। जो आपका अभी का प्रेजेंट का जो अभी आपका भारतीय न्याय संहिता है, इसे आईपीसी के जगह पर ही लाया गया, इसीलिए बेसिक जानकारी होना जरूरी था। तो जो आपका यह जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसका एक्ट नंबर की बात करें तो ये एक्ट नंबर 45 है। ध्यान रहे, आईपीसी का भी एक्ट नंबर 45 था और भारतीय न्याय संहिता 2023 के भी एक्ट नंबर 45 है। ओके, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर देखा जाए तो टोटल 20 चैप्टर में बांटा गया है, यानी 20 खंडों में इसे विभक्त किया गया है, 20 अध्याय में बांटा गया है बीएनएस को। इसमें टोटल सेक्शंस की बात करें तो 358 सेक्शंस दिए गए हैं और भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। ये बातें हमने पहले भी कहा, ठीक है। आईपीसी को रिप्लेस करके यह कानून को लाया गया, उसके जगह पर ही यह कानून आया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में दोनों कानून लागू है, ऐसा है कि आईपीसी लागू था तब तक था, अब आईपीसी को समाप्त कर दिया गया, उसी के जगह पर बीएनएस को ला दिया गया, ठीक है। तो अब इंडिया में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है, अब बीएनएस एप्लीकेबल है। एक अहम बातें आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीएनएस की जो सामान्य व्याख्या है, जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, वो न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होती है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार सवाल यहां से भी देखने को मिलता है कि बीएनएस का जो जनरल प्रिंसिपल है, जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, वो क्या होता है, कोर्ट के लिए बाध्यकारी होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 2-4 सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं आपके बीएनएस से संबंधित। अब हम लोग आगे की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जब हम लोग प्रीलिमिनरी टॉपिक की बात करते हैं, इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं, तो वहां पर
कुछ ज्यूरिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि यह कथन किसका है, यह डेफिनेशन किसने बताया। तो जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां से सवाल बनते हैं, अपराध के परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यस, अपराध के कौन कौन से ज्यूरिस्ट ने परिभाषित किया है और उनका डेफिनेशंस क्या है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको रामबाण तरीका बताऊंगा जो इसे आप 1 मिनट में याद कर पाएंगे। 1 मिनट में, मुझे तो लगता है कि 1 मिनट भी काफी मैंने बोल दिया, 1 मिनट के अंदर ही आप याद कर पाएंगे। चीजों को समझिए। ये देखना थोड़ा सा लगता है कि सर इतना तो याद नहीं हो पाएगा, बट हम लोगों को तैयारी करना है, इसके लिए याद तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। समझिए, सैलमन साहब ने अपराध की परिभाषा दिया था कि अपराध वह कृत्य है जिसे कानून द्वारा पूरे समाज के लिए हानिकारक माना गया हो, भले ही उसका तत्कालिक पीड़ित कोई व्यक्ति हो। यह डेफिनेशन सैलमन साहब का है। इसमें की पॉइंट याद रखना है कि कानून द्वारा पूरे समाज के लिए हानिकारक, कानून के द्वारा पूरे समाज के लिए हानिकारक वह कृत्य जिसे अपराध कहा गया है, सैलमन साहब ने ऐसा कहा था। बेंथम साहब का डेफिनेशन था कि समाज को हानि पहुंचाता है और इसी कारण विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है इसे। यानी आप कोई कृत्य करते हैं जिससे समाज को आपके द्वारा हानि पहुंचाया जाता है और इसी वजह से उसे दंडित किया जाता है। ठीक है, बेंथम साहब का यह स्टेटमेंट था। ब्लैकस्टोन साहब ने कहा था कि अपराध वह कृत्य है किसी सार्वजनिक विधि का उल्लंघन करते हुए किया गया हो अथवा उस विधि की अवहेलना में छोड़ा गया हो जो उसे निषिद्ध या आदेशित करती है। तो यह स्टेटमेंट यानी डेफिनेशंस ब्लैकस्टोन साहब का था। स्टीफन साहब ने अपना परिभाषा दिया था अपराध के संबंध में कि अपराध वह कृत्य है या लोप है जिसे विधि द्वारा दंडनीय घोषित किया गया हो, कानून के द्वारा उसे दंडनीय पनिशेबल घोषित किया गया हो। ऑस्टिन ने परिभाषा दिया था कि वह गलत कृत्य जिसे सम्राट यानी कि सोवरेन यानी स्टेट या उसके अधीनस्थों द्वारा दंडित किया जाता हो। पनिशमेंट किसके द्वारा दिया जाता हो, स्टेट के द्वारा या उनके सबऑर्डिनेट के द्वारा या फिर किनके द्वारा, या फिर सोवरेन के द्वारा। अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो यह ऑस्टिन का परिभाषा है। केनी साहब ने कहा था कि अपराध वह कृत्य है जिसकी दंडात्मक संज्ञा होती है और जिसे किसी निजी व्यक्ति द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता। तो यह केनी साहब का परिभाषा है। मिलर साहब ने कहा कि अपराध किसी ऐसे कृत्य का किया जाना या छोड़ा जाना है जिसे विधि दंड के भय के अधीन निषिद्ध या आदेशित करती है तथा जिसे राज्य अपने नाम से कार्यवाही द्वारा दंडित करती है। तो इसमें भी राज्य के द्वारा, राज्य अपने नाम से कार्यवाही के माध्यम से, प्रोसीजर के माध्यम से दंडित किया जाता है, ऐसा मिलर साहब का कहना था। लॉर्ड डेनिंग ने संक्षेप में कहा, किसी कृत्य को दंडनीय बनाने के लिए उसे नैतिक रूप से दोषपूर्ण होना चाहिए, उसे एक पाप होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, यह बातें तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या परिभाषा दिया, लेकिन आप सोचिए ये 7 ज्यूरिस्ट का परिभाषा जो मैंने यहां पर लिखाया है, इसे याद करना तो मेरे हिसाब से आसान है, आप याद कर पाएंगे, लेकिन याद करने के बाद गारंटी है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज भी कर जाएंगे, 100% कंफ्यूजन होगी। तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि यहां से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, बीएनएस अगर सब्जेक्ट के रूप में किसी भी एग्जाम में है तो एक प्रश्न यहां से एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या करेंगे आप? तो इसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, हम एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जिससे आप कंप्लीट जान पाएंगे कि कौन सी परिभाषा किस ज्यूरिस्ट के द्वारा दिया गया है। आइए पहले समझिए। एक बात आप लोगों के लिए है, इतना तो पता है ज्यूरिस्ट जो भी हो
वो अपराध को परिभाषित किए हैं तो उसमें दो बात तो पक्की है। सभी ज्यूरिस्ट ने ये जरूर कहा है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन, ये तो कहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो पनिशेबल होगा, पनिशेबल होगा, पनिशेबल होगा। तो आइए इसे एक चार्ट के माध्यम से समझिए। देखिए, एक तरफ हमने ज्यूरिस्ट का नाम लिख दिया, दूसरी तरफ एक्ट और ओमिशन, तीसरा तरफ पनिशमेंट, नेक्स्ट है किसके विरुद्ध यह अपराध है, ऑथोरिटी कौन है और डिफरेंस क्या है। अगर यह टेबल आप याद कर लेते हैं, यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, गारंटी है, इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। पहला मैंने नाम लिया है ज्यूरिस्ट का, ब्लैक स्टोन, चूंकि इस तरफ जो है ज्यूरिस्ट का नामकरण मैंने कर दिया है सीरियल नंबर से। इतने इसको 5 खंडों में मैंने विभक्त कर दिया है। ब्लैक स्टोन ने एक्ट और ओमिशन की बात कहा, पनिशमेंट की भी बात कहा। सबसे बड़ी और अहम बात है इसमें किसके विरुद्ध यह कहा गया है। ब्लैक स्टोन ने अपने परिभाषा में, अपराध के परिभाषा में कहा है पब्लिक सोसाइटी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध कहा है? तो ब्लैक स्टोन ने किसके विरुद्ध कहा है? पब्लिक या सोसाइटी के विरुद्ध। ऑथोरिटी कौन है? पब्लिक लॉ। डिफरेंस क्या है? पब्लिक रॉन्ग मतलब अपराध। अपराध क्या है? तो पब्लिक रॉन्ग। जैसे आपको अगर कोई भी परिभाषा दिया जाए एग्जाम में और उसमें पब्लिक रॉन्ग लिखा मिल जाए या पब्लिक या सोसाइटी मिल जाए सॉरी, अगर ब्लैक स्टोन की परिभाषा की मैं बात करूं तो उस परिभाषा में पब्लिक सोसाइटी की बात किया गया होगा, तो समझेंगे कि ब्लैक स्टोन का परिभाषा है वो। वही स्टीफन की परिभाषा की बात करूं तो एक्ट और ओमिशन इसमें भी होगा, पनिशमेंट की बात इसमें भी है, लेकिन यह किसके विरुद्ध है? स्टीफन का जो परिभाषा है वह किसके विरुद्ध है? तो लॉ के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? लॉ के विरुद्ध है, और लॉ इटसेल्फ यानी कानून स्वयं में उसके विरुद्ध है। और पहचान कैसे करेंगे? अपराध की पहचान कैसे करेंगे? पनिशमेंट से। तो जो भी पनिशमेंट की बात किया गया होगा, जिसके परिभाषा में पनिशमेंट की बात किया गया होगा, वो यानी कहने का मतलब कोई ऐसा कृत्य जो लॉ के विरुद्ध हो वो पनिशेबल होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा स्टीफन साहब ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्टिन साहब ने क्या कहा? एक्ट और ओमिशन के बाद तो ये भी कहे, पनिशमेंट के बाद तो ये भी कहे हैं, लेकिन ऑस्टिन ने कहा है सोवरेन के विरुद्ध। अगर मान लीजिए स्टेट या सोवरेन के विरुद्ध अगर कोई कार्य करते हैं, आप किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं? सोवरेन के विरुद्ध या स्टेट के विरुद्ध कर रहे हैं, तो वहां पर सोवरेन कमांड को अगर आप फॉलो नहीं करते, वहां पर सॉवरेन कमांड का, उसके आदेश को अगर आप निरस्त करते हैं, तो वो आदेश का उल्लंघन क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। इस बात को याद रखिए। केनी साहब का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक्ट और ओमिशन तो इसमें भी होगा, पनिशमेंट इसमें भी मिलेगा। अब ये केनी साहब ने कहा स्टेट के विरुद्ध, इसमें क्लियर कह दिया कि अगर स्टेट के विरुद्ध कोई भी आप उल्लंघन करते हैं, यानी ऑथोरिटी कौन है? स्टेट, और इसके अगेंस्ट में या इसके विरुद्ध अगर आप कोई भी कृत्य करते हैं, तो वो क्राइम प्लस प्राइवेट रॉन्ग माना जाएगा, वो भी अपराध माना जाएगा। ठीक है, सैलमन साहब का परिभाषा के अंतर्गत एक्ट और ओमिशन तो होगा ही होगा, पनिशमेंट भी होगा। अब इसमें किसके विरुद्ध ये अपराध है? यानी लॉ के विरुद्ध है। यानी कहने का मतलब सैलमन साहब ने अपने परिभाषा में अपराध को यह कहा है कि यह अगर कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है जो लॉ के विरुद्ध हो, किसके विरुद्ध हो? लॉ के विरुद्ध हो, तो वहां पर कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर कानून के विरुद्ध अगर कोई कृत्य आप करते हैं, तो कोर्ट के द्वारा आपको क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ऐसी परिभाषा किसने दिया है? सैलमन साहब ने दिया है। बेंथम साहब ने क्या दिया? तो बेंथम साहब ने दिया है सोसाइटी के विरुद्ध, यानी चूंकि एक्ट और ओमिशन तो इसमें भी होगा, पनिशमेंट इसमें भी मिलेगी, लेकिन बेंथम साहब का कहना था ऐसा कृत्य जो सोसाइटी के विरुद्ध हो,
कृत्य किसके विरुद्ध होना चाहिए? सोसाइटी के विरुद्ध होना चाहिए। और ऑथोरिटी की बात किया जाए तो सोशल यूटिलिटी की बात अगर किया जाए तो अगर कोई अपराध जो सोशल हार्म के लिए हो, सामाजिक क्षति के लिए हो, तो वह कृत्य अपराध माना जाएगा। अगर कोई भी आप कृत्य करते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो तो वह क्या होगा? अपराध होगा, ऑफेंस होगा। मिलर साहब ने कहा, एक्ट और ओमिशन की बात तो इन्होंने भी कहा, पनिशमेंट की बात इन्होंने भी कहा, लेकिन इसमें खास बात क्या है? इंडिविजुअल और सोसाइटी। लीगल राइट्स यानी ऑथोरिटी क्या है? लीगल राइट्स के उल्लंघन। अगर राइट्स का वायलेशन होता है, अधिकार का वायलेशन होता है, चाहे वो इंडिविजुअल का राइट्स हो, चाहे वो सोसाइटी का राइट्स हो, उसका वायलेशन होता है, राइट्स की वायलेशन की बात किया जाए तो वो अपराध होगा। ठीक है। अगर आप कोई कृत्य करते हैं जो किसी इंडिविजुअल के राइट्स के, किसी राइट्स का वायलेशन अगर आप कर रहे हैं तो मिलर साहब ने ऐसा परिभाषा अपराध के बारे में दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इस टेबल के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कौन सा कृत्य किसके विरुद्ध है, कौन सा स्टीफन ने क्या कहा ऐसा कृत्य जो लॉ के विरुद्ध हो, ऑस्टिन ने क्या कहा ऐसा कृत्य जो सॉवरेन के विरुद्ध हो, केनी ने क्या कहा ऐसा कृत्य जो स्टेट के विरुद्ध हो, सैलमन ने क्या कहा ऐसा कृत्य जो लॉ के विरुद्ध हो, बेंथम ने क्या कहा ऐसा कृत्य जो सोसाइटी के विरुद्ध हो, और मिलर ने क्या कहा ऐसा कृत्य जो इंडिविजुअल या प्राइवेट, इंडिविजुअल यानी कोई भी प्राइवेट पर्सन या सोसाइटी के विरुद्ध हो, तो वो आपका मिलर का डेफिनेशंस के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर के आप इतना याद रखिएगा, ब्लैक स्टोन ने क्या कहा कि ऐसा एक्ट जो पब्लिक या सोसाइटी के अगेंस्ट हो। तो याद रखिएगा, ब्लैक स्टोन का परिभाषा, स्टीफन का, ऑस्टिन का, ये केनी का, सैलमन का, बेंथम का, मिलर का, ये सब जो परिभाषा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इसकी आंसर 100% कर पाएंगे। तो चलिए एक दो प्रश्न के ऊपर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए पहला प्रश्न है, क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, यह कथन किस ज्यूरिस्ट से संबंधित है? आप बताइए। क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, यह कथन किस ज्यूरिस्ट से संबंधित है? केनी से, ऑस्टिन से, ब्लैक स्टोन से, सैलमन से। अब आप बताइए पब्लिक रॉन्ग की बात कहां की गई? इस टेबल में खोजिए पब्लिक रॉन्ग कहां लिखा हुआ है। पब्लिक रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग लिखा हुआ है, ब्लैक स्टोन की परिभाषा में लिखा हुआ है पब्लिक रॉन्ग। तो क्या इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्लैक स्टोन? यस, ये टेबल के माध्यम से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, अपराध और सिविल गलत के बीच अंतर का मुख्य आधार दंड को किस ज्यूरिस्ट ने माना है? स्टीफन ने, मिलर ने, बेंथम ने, केनी ने, किसने माना है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका स्टीफन साहब ही हो जाएगा, क्योंकि अपराध और सिविल गलत के बीच अंतर का मुख्य आधार दंड बताया गया है और ये ऐसा किसने कहा है? तो स्टीफन साहब ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कृत्य को संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कहा जाए तो वह परिभाषा किस ज्यूरिस्ट की मानी जाएगी? सैलमन का, ऑस्टिन का, ब्लैक स्टोन का, स्टीफन का? आप बताइए। संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हमने बताया था किसके अगेंस्ट? सॉवरेन के विरुद्ध। तो सॉवरेन के विरुद्ध किसका माना जाएगा? ऑस्टिन की परिभाषा। तो क्या बी सही आंसर हो जाएगा? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं और चूंकि यह वीडियो सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। यानी यह वीडियो आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आए तो वो इजिली क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस टेबल को अगर आप नहीं लिखे हैं तो पॉज करके इस टेबल को जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर, बहुत प्यारा ढंग से इसे याद कर लीजिएगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह टेबल आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं मुख्य टॉपिक की तरफ।
ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह आती है, अभी तक तो हम लोग बहुत सारी चीज को देखने का प्रयास किया। अब हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में अपराध क्या होता है। अभी तक तो अपराध की परिभाषा को देखते आए हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि अपराध कहेंगे किसको। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, अभी अभी कुछ देर पहले अपराध किसको कहा जाएगा, यह बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने अपना अपना परिभाषा को दिया था, और उस परिभाषा के अनुसार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह परिभाषा किसने दिया, तो यह परिभाषा किसने दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको भी तो जानना चाहिए कि अपराध कहेंगे किसको। तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, विच इज पनिशेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। जो भी अपराध, यानी अपराध वो होता है जो कानून के द्वारा दंडनीय हो, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अपराध वह होता है जो कानून के द्वारा निषेध किया गया हो, मना किया गया हो। सॉरी डियर स्टूडेंट, तो मैंने क्या कहा कि अपराध कहेंगे किसको, तो अपराध वो होता है जो पनिशेबल बाय लॉ हो। अपराध वो होता है जो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, मना किया गया हो। एज फॉर एग्जाम्पल, देखिए, शराब पीना यूं तो सच में देखा जाए मोरालिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, तो शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन शराब पीना अपने आप में अपराध नहीं होता। अगर आप यूपी की बात कर लीजिएगा तो यूपी में शराब पीना अपराध नहीं है। अगर आप दिल्ली की बात कर लीजिएगा तो दिल्ली में शराब पीना अपराध नहीं है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में शराब पीना अपराध होता है। यही शराब वही व्यक्ति अगर बिहार में पी रहा है तो अपराध, और वही व्यक्ति वही शराब का सेवन दिल्ली में रहकर कर रहा है तो कोई अपराध नहीं। कहने का मतलब, अगर जगह चेंज हो गया तो अपराध एक तरफ अपराध बन रहा है, जगह चेंज होने जाने से अपराध नहीं बनता। तो कुल मिलाकर यह कहना है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज पनिशेबल बाय लॉ। कानून ने जो मना कर रखा है, कानून ने जो प्रोहिबिट कर रखा है वही अपराध है, और कानून के तहत जो दंडनीय है वही अपराध होता है। बस इसे याद रखिएगा। अब सवाल आती है कि सर अपराध कैसे पहचानेंगे कि यह अपराध है। देखिए, अपराध को पहचानने के लिए सबसे पहली बात, इसके लिए इसेंशियल एलिमेंट होता है। इसेंशियल एलिमेंट, इसे समझिए। देखिए, इसेंशियल एलिमेंट की बात करें कि अपराध के अति आवश्यक तत्व क्या है, तो अपराध के 4 अति आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले, अपराध होने के लिए मानव होना चाहिए। दूसरा नंबर पर मेंस रिया। तीसरा नंबर पर आपका है एक्ट और ओमिशन, और चौथा नंबर पर आपका है ऑफेंस, नहीं इसको लिखेंगे लीगल इंजरी। डियर स्टूडेंट, यह 4 ऐसे वर्ड है जिसे आप लोग याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आपकी एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर छूट सकता है। तो याद तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी मतलब को समझिए। क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न यह पूछ लिए जाते हैं, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्वेश्चंस ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अपराध का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। मैं क्वेश्चंस देता हूं,
आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन, कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? पहला है मानव, दूसरा है मेंसरिया, तीसरा है इंजरी, चौथा है नॉलेज। अब डियर स्टूडेंट, अगर यह प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में तो क्या करेंगे आप? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो जब आपको यह पता होगा कि अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, अपराध होने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व है, यह आपको पहले से पता है, तब तो आप इसकी आंसर इजीली कर पाएंगे। अगर पहले से नहीं पता है तब तो इसकी आंसर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, एक अपराध तभी हो सकता है जब ये चार चीजें हो। मैं पुनः बता देता हूं, एक अपराध होने के लिए मान लीजिए आपको चोरी करना है। अब आप ही बताइए, चोरी कौन कौन कर सकता है? चोरी करने के लिए क्या करना होगा? पहले आप सबसे पहले ये बताइए, क्या चोरी कुत्ता कर सकता है? क्या मवेशी कर सकता है? गाय, भैंस, बिल्ली, ये सब चोरी कर सकती है क्या? नहीं ना। तो चोरी या कोई भी अपराध तभी किया जाएगा जब उसमें मानव होगा। यानी कहने का मतलब, पहला इसेंशियल एलिमेंट मानव होना ही चाहिए, तभी कोई भी अपराध होगा। तो अपराध के पहला आवश्यक तत्व क्या है? मानव। दूसरा, क्या मानव हो जाने से अपराध हो जाएगा? मैं एक इंसान हूं तो क्या मैं अपराध कर रहा हूं? अभी आप लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, तो क्या यह अपराध है? नहीं। तो आप पढ़ने का काम कर रहे हैं तो क्या यह भी अपराध है? नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है डियर स्टूडेंट, केवल इंसान हो जाने से अपराध नहीं होता। हां, अगर इस इंसान के मन में गलत विचार आ जाए, इस इंसान के मन में अगर गलत विचार आ जाए तो अपराध हो सकता है। जैसे चोरी करना है, तो चोरी, जैसे मान लीजिए कि आपको चोरी करना है, एक्स नाम का यहां पर कोई पर्सन है और इसके मन में है चोरी करना है, तो मन में क्या है? गलत विचार है। गलत विचार को कहते हैं मेंसरिया। तो एक्स के मन में क्या है? मेंसरिया है। यही तो है मेंसरिया। मेंसरिया का आगे मतलब बताऊंगा। मेंसरिया का मतलब होता है दुराशय, गलत भावना, गलत विचार। तो यह मेंसरिया है। तो जब एक्स की मेंसरिया हो गई, और क्या केवल इंसान के दिमाग में मेंसरिया क्रिएट हो जाने से अपराध हो जाएगा? मान लीजिए कि मैं यहां पर हूं और मैं सोच रहा हूं कि आज जाकर के ना एक स्टूडेंट के घर में चोरी करूंगा। मैंने यहां पर सोचा आज, तो क्या यह अपराध है? आप ये सोच रहे होंगे कि सर यह अपराध हो भी सकता है, लेकिन नहीं। केवल मेंसरिया किसी व्यक्ति के मन में है, वो अपराधी नहीं बन सकता। अगर ऐसा होगा तो संसार के सभी लोग अपराधी माने जाएंगे। इसलिए केवल मेंसरिया का गठन अपने आप में अपराधी नहीं बनाता, क्योंकि हर लोगों से झगड़ा होती है, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, और मन ही मन ये गुस्सा निकालता है कि हम देख लेंगे, तुमको मार देंगे, मरवा देंगे। तो मन ही मन बहुत कुछ सोचता है, ऐसे तो वो अपराधी हो जाएगा। लेकिन नहीं, केवल मन में कुछ गलत विचार सोच लेने से अपराधी नहीं बनता, जब तक उसे किया न जाए। तो वही तीसरा नंबर पर है एक्ट और ओमिशन। एक्ट का मतलब होता है कोई कार्य। अगर एक्स के मन में आया कि आज चोरी करना है, और वो
चोरी करने के लिए चल पड़ा उस घर में, जिस घर में चोरी करना था उस घर में पहुंच गया। तो ये एक्स के द्वारा कोई कार्य किया गया कि नहीं? किया गया, चोरी करने का कार्य। यस। तो अगर एक्स नाम का कोई व्यक्ति गलत इंटेंशन के साथ किसी के घर में एंट्री करता है चोरी करने के आशय से, तो वो अपराध माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। चोरी करने से जिस घर में चोरी किया जाएगा उसको क्षति होगी कि नहीं? उसको लीगल इंजरी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। किसी को अगर आप मारेंगे, उसे नाक कान आंख मुंह फोड़ देंगे आप, तो उससे उसको क्षति होगी कि नहीं? होगी। तो अगर आप लीगल इंजरी हो रहा है, एक मानव है, मेंस रिया है, एक्ट हो रहा है और उसमें लीगल इंजरी हो रहा है, तो क्या उसे आप एक्ट यानी अपराध कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस एक्ट को आप बिल्कुल कहेंगे। तो एक अपराध होने के लिए ये 4 अति आवश्यक तत्व है, इसमें से कोई भी मिसिंग होगा तो अपराध नहीं हो सकता। याद रखिएगा, यह 4 अति आवश्यक तत्व है। किसी भी अपराध पर आप चेक कर लीजिए, आप किसी भी अपराध पर चेक कर लीजिए, ये 4 मानक है। अगर यह 4 मानक को फुलफिल कर रहा है तो समझिए कि वो अपराध होगा, अपराध बनेगा। तो यह बात क्लियर हो गई कि एक अपराध होने के लिए 4 इसेंशियल एलिमेंट का होना जरूरी है। आ रही बात समझ में? यस। मेंस रिया का मतलब आगे बताऊंगा। अब सवाल डियर स्टूडेंट ये है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? अच्छा, इसमें देखिए कौन कौन है। मानव जो है अपराध का आवश्यक तत्व। मेंस रिया भी है, इंजरी भी है, नॉलेज है क्या? नॉलेज इसमें कहीं भी है नहीं, है ना? तो नॉलेज नहीं होगा, यह आवश्यक तत्व नहीं अपराध का। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि नॉलेज भी मेंस रिया के अंतर्गत आता है। तो वहां पे अगर नॉलेज उस संदर्भ में देखा जाए तो वहां पर यह ऑप्शंस गलत हो जाएगा, यानी कि यह क्वेश्चंस ही गलत हो जाएगा। लेकिन इस केस में यहां पर नॉलेज इसका सही आंसर माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको क्लियर करना, मुझे ऐसा लगा कि इसको क्लियर करना चाहिए। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहां है डियर स्टूडेंट, अब सवाल आपके एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, ओके, आपके सवाल ये पूछे जाते हैं, अपराध के कितने अवस्था होते हैं? यानी कि अगर ये पूछा जाए, चूंकि यह बातें हम लोगों ने अभी जाना कि अपराध के 4 इसेंशियल एलिमेंट हैं, और अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अपराध के कितने स्टेजेस होते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चाय पत्ती, चीनी, दूध होना चाहिए, तो आप चाय बना लेंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये चाय पत्ती, चीनी, दूध लीजिए और आप चाय बनाइए, तो बना लेंगे आप? अगर आपको पहले से बनाने नहीं आता तो क्या आप चाय बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। पता है, चाय बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना होगा कि जानकारी पहले होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं अगर आपको चाय पत्ती, चीनी और दूध दे दिया, चाय बना लेंगे आप? बन पाएगा चाय आपसे? अगर पहले से पता है तो बना लेंगे, नहीं पता है नहीं बनेगा। कैसे बनाएंगे चाय? जिनको बनाने आता है कमेंट में लिखिए चाय कैसे बनाएंगे। आज आप लोग चाय बनाकर मुझे पिलाइए। ओके डियर स्टूडेंट, चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यह बात आप लोगों को पता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चाय बनाने का काम करते हैं कि पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा बर्तन लेंगे, उसमें दूध को हीट करेंगे, चाय पत्ती रखेंगे, चीनी रखेंगे, थोड़ी देर तक उबालेंगे और थोड़ी देर के बाद जब लगे कि इसमें खुशबू आ गई है, चाय वाला फ्लेवर आ गई है, उसे बंद करके सर्व कर लेते हैं। बस यही प्रोसेस होता है जनरली। ठीक उसी प्रकार से अपराध के भी क्या होते हैं? अवस्था होती है। मान लीजिए आपको चोरी करना है, चोरी करना है, तो चोरी करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करेंगे सबसे पहले?
सबसे पहले आप सोचेंगे कि हमें आज चोरी करना है, सोचेंगे नहीं? सोचेंगे कि नहीं बताइए? बिल्कुल सोचेंगे ना? हाँ, अगर आपको चोरी करना है तो आप पहले सोचिएगा कि चोरी करना है तो आज किसके घर में चोरी किया जाए, पैसा नहीं है, चोरी तो करना पड़ेगा हमें। यस, तो चोरी करने के लिए पहले सोचेंगे और चोरी करने के बारे में सोचना अपने आप में मेंस रिया है कि नहीं? यस, अपने आप में मेंस रिया है। तो अपराध के जो अवस्था है, जो स्टेजेस हैं, उसमें पहला नंबर पे आता है, क्या आता है? क्या आता है? दुराशय यानी मेंस रिया। जब आप सोचेंगे तो सोचने के बाद क्या करेंगे? जब सोच लिए कि आज चोरी करना है, तब तो तैयारी करना होगा, देखना होगा दिन में चोरी करे कि रात में करे, चोरी करने के लिए सेफ्टी के रूप में क्या ले जाए, लाठी ले जाए कि पिस्टल ले जाए कि क्या ले जाए कि चाकू ले जाए, तैयारी करेंगे आप। तो दूसरा नंबर पर क्या होती है? प्रिपरेशन। आप तैयारी करते हैं, आप तैयारी करते हैं, लिख देता हूं हिंदी में, दुराशय, तैयारी। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या होगा? डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आप तैयारी करके अपराध करने जाए, चोरी करने जाए और सफलता हासिल ना मिले, तो वो क्या होगा? अटेम्प्ट होगा। अटेम्प्ट होगा, क्या होगा? उसको बोलते हैं प्रयत्न। प्रयत्न बोलते हैं, प्रयत्न। आप कोशिश तो किए लेकिन नहीं हो पाया चोरी। और चौथा नंबर क्या है? ऑफेंस कमिटेड। आप अपराध को कमिट कर दिए, अपराध का गठन हो गया। समझ गए? यानी कि सबसे पहले आप सोचेंगे चोरी करने के लिए, सोच लिए, फिर तैयारी करेंगे, तैयारी भी कर लिए, रात में जाना है, लाठी ले लेंगे, चाकू ले लेंगे, पिस्टल रख लेंगे, चलेंगे, तैयारी हो गई। अब आप गए चोरी करने, हो सकता है कि जिस पॉकेट में हाथ लगाया उसमें कुछ मिला ही ना और आप चले आए, तो आपने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया, चोरी नहीं हुई, चोरी की प्रयत्न हुई। लेकिन अगर जिस पॉकेट में आपने हाथ लगाया पैसा मिल गया और आप चले आए, वहां से कोई सामान चुराने गए, टीवी चुराने गए, मोबाइल चुराने गए और मोबाइल हाथ लग गई, चले आए, तो क्या होगा? चोरी कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन अपराध के ये अवस्था में आती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलती है, इसलिए यह याद रखिएगा। और यह आपने ही बताया है कि अब चोरी करने के लिए सबसे पहले मेंस रिया का गठन होगा, मेंस रिया के बाद तैयारी होगी, तैयारी के बाद प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न के बाद ऑफेंस कमिट होगा, बात खत्म। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे की कहानी को अभी स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये जानने का प्रयास किए हैं कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होता है और स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है। अभी इसी लेक्चर में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अपराध कैसे बनता है। देखिए, जब भी हम लोग अपराध की बात करते हैं तो अपराध बनता है एक्टस रिया प्लस मेंस रिया से। एक्टस रिया प्लस मेंस रिया इक्वल टू क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? एक्टस रिया प्लस मेंस रिया इक्वल टू क्या होता है? ऑफेंस कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब भी हम लोग एक्टस रिया की बात करते हैं तो एक्टस रिया कहने का मतलब होता है शारीरिक तत्व, और मेंस रिया की बात करते हैं तो यह होता है मानसिक तत्व। मानसिक तत्व यानी कि यह हुआ कि फिजिकल एलिमेंट यानी कि हो गया आपका एक्टस रिया, और मेंटल एलिमेंट यह हो गया आपका मेंस रिया। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं चोरी करने के बारे में सोचा, तो यह मेंस रिया हुआ। चूंकि चोरी करने के बारे में सोचना यह अच्छी बात तो है नहीं, यह तो बुरी बात है, गलत बात है, आपराधिक मना स्थिति को बता रहा है।
तो यह क्या होगा, यह आपका हो जाएगा मेंस रिया। ठीक है, मेंटल एलिमेंट को हम लोग मेंस रिया कहते हैं। और वही अगर फिजिकल एलिमेंट की बात किया जाए, फिजिकल कंडक्ट की बात किया जाए, तो यह आपका हो जाएगा एक्टस रिया। मेंस रिया और एक्टस रिया को अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है, मेंस रिया और एक्टस रिया को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ऑफेंस बनेगा। तो आपकी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन दो को मिलाकर के अपराध का गठन होता है, तो शारीरिक तत्व, मानसिक तत्व, एक्टस रिया और मेंस रिया को मिलाकर क्या बनता है, अपराध बनता है। याद रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे सवाल आती हैं कि मेंस रिया क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मेंस रिया का मतलब होता है कि एग्जांपल समझिए, इविल इंटेंट, इंटेंशन, नॉलेज। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मेंस रिया कहने का मतलब आपराधिक मन स्थिति, यानी कि क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड को हम मेंस रिया कहते हैं। किसको कहते हैं, क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड। जो क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड है उसी को मेंस रिया कहते हैं। समझिए, मेरा मन कर रहा है कि एक छोटे से बच्चों को, चूंकि आज आपको पता है कि आज है चॉकलेट डे, अगर किसी में बच्चों को चॉकलेट खिलाऊं तो क्या यह मेंस रिया होगा, नहीं। देखिए, मैंने कहीं सोचा चॉकलेट खिलाने के बारे में, लेकिन यह सोचना कि मुझे आज चॉकलेट खिलाना है, यह सोचना, क्या यह आपराधिक मना स्थिति है, नहीं। ये तो गुड फेथ में है ना, यह आपराधिक मना स्थिति हो ही नहीं सकता। आपराधिक मना स्थिति का मतलब दुराशय, द्वेष भावना, गलत भावना, गलत विचार, बुरा विचार, यह सब क्या होता है, मेंस रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि आज मैं चोरी करना चाहता हूं, जैसे कि आज किसी का मर्डर करना है, यह इंटेंशन दिमाग में आया तो यह गलत विचार है, बुरा भावना है, गलत भावना है, इसलिए इसको मेंस रिया कहा जाता है। और गलत भावना विचार मन में आता है, मस्तिष्क में आता है, इसलिए इसको गिल्टी माइंड भी कहा जाता है, क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड भी कहा जाता है। और मन में हमेशा गलत विचार ही तो नहीं आता, भगवान के प्रार्थना करने की विचार आ रही है, क्या यह मेंस रिया है, नहीं, यह मेंस रिया नहीं है, यह मेंस रिया नहीं हो सकता है, यह क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड को ही हम मेंस रिया कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर एक्टस रिया किसको कहते हैं। याद रखिएगा, एक्टस रिया का मतलब होता है कानून के द्वारा निषेध किया गया अगर कोई बाह्य आचरण है, वही एक्टस रिया कहलाता है। जैसे समझिए, अगर कोई लॉ के द्वारा मना किया गया है कि यह आपको नहीं करना है, जैसे शराब नहीं पीना है, शराब आपको सेवन नहीं करना है, तो यह एक्ट है, यह एक्ट है। शराब पीना में क्या है, आप एक्ट करते हैं, शराब पीने का कार्य करते हैं, यह आपको मना किया गया है। तो क्या है, यह बाह्य रूप से, एक्सटर्नल रूप से आचरण को रोका गया है, यानी कि बाह्य आचरण को निषेध किया गया है, यही आपका एक्टस रिया कहलाता है। मान लीजिए, आज मैंने सोचा, मैं बिहार में रहता हूं, आज मैंने सोचा कि आज ना मंगवाते हैं और आज शराब का सेवन करेंगे। मैंने आज सोचा कि आज मैं बिहार में हूं अभी और शराब का सेवन करूंगा, तो यह सोचना अपने आप में अपराध नहीं है। आप सोच सकते हैं, यह अपराध नहीं होता है। अपराध क्या होता है, अगर आप पीते हैं तो अपराध होगा। बात समझ में आ रही है, आप एक्ट करते हैं तो अपराध होगा। मैंने क्या कहा, मस्तिष्क में गलत विचार आना अपराध नहीं है, आपको अपराधी नहीं बनाता, आपको दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप परफॉर्म करते हैं, एक्ट या ओमिशन करते हैं, तो वो अपराध बन सकता है। तो याद रखिएगा, एक अपराध को बनने के लिए एक्टस रिया, मेंस रिया का दोनों का मिलाव होगा, तो क्या बनेगा, अपराध बनेगा। इसे याद रखना है।
तो डियर स्टूडेंट, यह कहानी मुझे लगता है कि बहुत इजीली आप समझ पाए। अभी जो है 2-3 टॉपिक अभी आप लोगों को समझना है इसमें, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। एक टॉपिक यह है कि इस टॉपिक से मैगजीम पूछे जाते हैं, लैटिन मैगजीम, तो उसे समझ लीजिए। लैटिन मैगजीम रिलेटेड टू मेंसरिया। मेंसरिया से संबंधित 3 लैटिन मैगजीम जो आपकी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहला आपका मैगजीम है, एक सेकेंड जरा मैं देखता हूं अगर मिल पाए। यस डियर स्टूडेंट, अभी यह समझना है कि आपके एग्जाम में 3 मैगजीम पूछे जाते हैं। एक मैगजीम है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं होता जब तक आपका मन भी अपराधी ना हो। जैसे मान लीजिए कि आज रात 2 मित्र एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। ठीक, रात्रि में ऐसा हुआ कि एक मित्र का केहूनी यानी एल्बो से दूसरे मित्र के बॉडी के सेंसिटिव पार्ट पे चोट लग जाती है, जिस वजह से डेथ कॉज हो गई। समझिएगा, सिंपल भाषा में इस्तेमाल करूं तो एक दोस्त के केहूनी से दूसरे दोस्त के शरीर पर ऐसे हिस्सा पर चोट लगती है जो नाजुक हिस्सा होता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या पहला दोस्त उस अपराध के लिए दोषी है क्या? कमेंट में बताइए, क्या दोषी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या पहला मित्र का बैड इंटेंशन था उसे मारने का? क्या गिल्टी माइंड था? क्या एविल इंटेंट था? नहीं ना, मेंस रिया ही नहीं था। वो तो एक्ट हो गया, कुछ एक्ट हो जाता है, सोचते नहीं है कि ऐसा करूंगा, बट हो जाता है। तो क्या उसके लिए भी दंड मिलेगी? नहीं, उसके लिए दंड नहीं मिलेगा, वो अपराध नहीं है। तो यही कहा गया है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। कोई कृत्य किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किया गया है तो वो अपने आप में अपराध नहीं होगा जब तक उसके साथ दोषपूर्ण मंशा ना हो। बात समझ में आ रही है? यानी विदाउट मेंसरिया यू कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस। सभी अपराध में मेंसरिया का होना जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। यू कैन नॉट मेक एनी ऑफेंस विदाउट मेंसरिया। विदाउट मेंसरिया कोई ऑफेंस हो भी नहीं सकता है। डियर स्टूडेंट, तो यह पहला मैगजीम का मतलब हो गया। दूसरा मैगजीम है एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन इस्ट मेंस एक्टस। मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे ही द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। देखिए, मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। वो एग्जाम्पल जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिया, वो एग्जाम्पल यहां पर सूट कर रहा है और बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है। एक दोस्त एक ही बेड पर, यानी 2 दोस्त एक ही बेड पर सो रहा था। एक दोस्त के केहूनी से दूसरे दोस्त के बॉडी पर ऐसे नाजुक हिस्से पर चोट लगती है जिससे डेथ कॉज हो जाती है। क्या उसका इरादा था? कार्य तो उस व्यक्ति के द्वारा ही किया गया, उसके ही केहूनी से उसकी जान गई है। क्या उसके इरादा था? क्या अपने इरादा के अनुसार उसको डेथ कॉज किया? नहीं ना। तो यहां पर क्या कह रहा है? मेरे विरुद्ध, मेरे द्वारा, मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे ही द्वारा कार्य किया गया, लेकिन मेरा इच्छा नहीं था। मेरे द्वारा मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, यह मैगजीम का मतलब है। स्पेशली यही 2 लैटिन मैगजीम आपका मेंसरिया से संबंधित है। तीसरा वाला मेंसरिया से संबंधित नहीं है, ये अलग है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इसी टॉपिक में यहां पर सवाल देखने को मिलता है।
न्यूलम क्राइमेन सीनेलिस न्यूला पोएना सीनेलिस। इसका मतलब है कि बिना कोई निर्धारित, बिना निश्चित निर्धारित कानून के कोई अपराध या दंड नहीं हो सकता। पहले से कोई कानून नहीं बना है, पहले से कोई निश्चित या निर्धारित कानून नहीं है, तब तक आपको दंड नहीं मिल सकता। हां, अगर पहले से कोई कानून बना हुआ है, पहले से कोई निश्चित निर्धारित कानून है, तभी आपको दंड दिया जाएगा। बगैर निश्चित निर्धारित कानून के आपको सजा नहीं मिल सकता, आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, अपराध नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डियर स्टूडेंट, यह लैटिन मैक्सिम का मतलब है। अब हम लोग कुछ केस लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अभी हम लोग कुछ केस लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। एक केस आया था, केस लॉ रिलेटेड टू मेंसरिया। केस का नाम है आपका सिराज वर्सेस डी रूटिजेन। देखिए, यह कह रहा है सिराज वर्सेस डी रूटिजेन, यह आपका मेंसरिया संबंधित केस है। मेंसरिया से संबंधित केस, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सवाल यह आता है कि इस केस में क्या कहा गया। तो इस केस में कहा गया था कि हर कानून में मेंसरिया मानी जाएगी, हर कानून में मेंसरिया समझी जाएगी। समझिएगा, यह कोई कानून है तो हर कानून में मेंसरिया समझी जाएगी जब तक कानून में साफ साफ यह ना लिख दिया गया हो कि इसमें मेंसरिया नहीं है। समझिएगा, इस केस में कहा गया, इस केस में कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया, कोर्ट हेल्ड दैट कि सभी कानून में मेंसरिया निहित है, सभी कानून में मेंसरिया होती है, बशर्ते कि कानून के द्वारा यह लिख दिया गया हो कि इस अपराध में, इस कानून में मेंसरिया नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोगों को प्रत्येक कानून में मेंसरिया होती है यह मानकर चलना होगा। इस केस के माध्यम से आया था। दूसरा केस है आर वर्सेस प्रिंस का मामला। कोर्ट हेल्ड दैट, एक क्या हुआ कि एक लड़का ने 16 वर्ष की लड़की को उसके पिता के संरक्षता से उठा लिया। एक लड़का एक लड़की को, जो 16 वर्ष की लड़की थी, नाबालिग लड़की, उसके पिता के संरक्षता से उठा लिया, यह समझ करके कि उस लड़की का उम्र 18 प्लस है, वो मेजर है, इसकी जानकारी उसको थी नहीं। यह कोर्ट में मामला गया, अपहरण का आरोप लगा उसके ऊपर। तो यह कहा गया कि भैया ये तो आपने अपराध किया है। वह लड़का डिफेंस लेना चाहा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, तथ्य की भूल हुई है, मुझे लगा लड़की का उम्र जो है 18 प्लस है, इसलिए मैंने इसको उठाया है, वहां से हटाया है। तो अब कोर्ट के द्वारा ऐसा परिकल्पित किया गया, कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि देखिए, कानून बनाया गया है लड़कियों को संरक्षण देने के लिए, और अगर आपको इसका डिफेंस दे दिया जाता है तो कानून का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कानून लड़की के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, इसलिए उस लड़का को दंडित किया गया। तो यह आर वर्सेस प्रिंस का मामला है, जो कि काफी हिट मामला है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मामले मेंसरिया से संबंधित है। 2 मामला हो गया। तीसरा मामला है क्यून वर्सेस टालसन। क्यून वर्सेस टालसन का मामला, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि मेंसरिया के बिना अपराध हो ही नहीं सकता। यह कहा गया कि सामान्य नियम है, एक जनरल प्रिंसिपल है, विदाउट मेंसरिया
कोई अपराध नहीं हो सकता। विदाउट मेंसरिया कोई अपराध नहीं हो सकता। लेकिन अगर संसद चाहे, ध्यान सुनिएगा, अगर संसद चाहे तो बिना मेंसरिया के भी अपराध बना सकता है। समझिएगा, समझिएगा, बिना मेंसरिया के कोई अपराध नहीं होता। क्यून वर्सेस टाल्सन के मामले में कहा गया, इस मामले में कहा गया, कोर्ट हेल्ड दैट कि बिना मेंसरिया का कोई अपराध नहीं होता, बिना मेंसरिया का कोई अपराध ही नहीं होता। लेकिन संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। बस बात खत्म। एक केस और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इस केस में कहा गया कि जब तक कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक स्पष्ट रूप से आवश्यक संकेत से मेंसरिया को हटाता नहीं, तब तक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिंपल सा मतलब है। इस केस में कहा गया, इस केस में यह हेल्ड किया गया कि अगर कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक संकेत के माध्यम से मेंसरिया को नहीं हटाता, तब तक आरोपी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सॉरी, क्या है कि तब तक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसे याद रखना है। समझ में नहीं आया सर क्या कह रहे हैं आप? समझिए, फिर से समझिए। मैंने क्या कहा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में यह कहा गया, एमएच जॉर्ज के केस में, कि अगर कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक सांकेतिक माध्यम से मेंसरिया को नहीं हटाया जाता, मेंसरिया को नहीं हटाया जाता, तब तक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हां, अगर कानून के द्वारा यह कहा गया कि मेंसरिया इसको साइड करो, तब आप दोषी ठहरा सकते हैं आरोपी को, बिना मेंसरिया प्रूफ किए हुए दोषी दंडित कर सकते हैं। बट आपको भैया मेंसरिया तो प्रूफ करना होगा, मेंसरिया प्रत्येक केस में होता है, और नहीं तो आप मेंसरिया को हटा दीजिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर चोरी का इल्जाम आप लगाए हैं, वो व्यक्ति तो ये प्रूफ करेगा ना कोर्ट में, आई डोंट हैव एनी मेंसरिया। जब उसका मेंसरिया नहीं होगा तो क्या वो चोरी समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा ना। जब उसका मेंसरिया ही नहीं होगा, चोरी कैसे समझा जाएगा? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। मान लीजिए कि मैं एक बैंक में गया, एक वहां पर सर थे, उनसे मैंने कहा कि आप, चूंकि मुझे फॉर्म फिलअप करना था, जो पैसा निकासी के लिए जो रिसीट होता है वो फिलअप करना था, उसके लिए मैंने उनसे पेन मांगी, उन्होंने दिया पेन दिया। इसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया, कुछ समय लग गया, वहां पे काफी भीड़ थी, वो भी आगे बढ़ चुके थे, और बाय मिस्टेक मैंने उस कलम को अपने पॉकेट में डाला और अपने घर को आ गया। कहने के लिए तो वो पर्सन जो अंकल थे, वो तो ये समझेंगे, जो सर थे वो तो ये समझेंगे मेरी पेन चोरी करके चला गया, वो तो ये समझेंगे। बट कानून कहती है भैया ये चोरी नहीं है, यह चोरी नहीं है। क्या मेरा इरादा जो था डिसऑनेस्टली था? क्या मैंने बेईमानी पूर्वक संपत्ति को मुफ्त किया? नहीं किया ना। विदाउट मेंसरिया कोई अपराध नहीं होता। मैं यहां पर अपराध कहां कर रहा हूं? मैंने कब चोरी किया? मैंने चोरी किया ही कहां? यह कोई चोरी नहीं है, यह कोई चोरी नहीं है, मेंसरिया मेरा था ही नहीं। तो कोर्ट में अगर यह मामला जाएगा भी तो यह समझा जाएगा कि इसमें मेंसरिया ही नहीं है, और मेंसरिया का एब्सेंट है, अनुपस्थित है, इसलिए हमें क्या कर दिया जाएगा? बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा हमें। तो बात याद रखिएगा, इस केस में यही कहा गया कि अगर कानून में स्पष्ट रूप से आवश्यक संकेत के माध्यम से मेंसरिया को हटा दिया गया है,
तभी, अगर मेंसरिया को हटा दिया गया है तभी आरोपी को दंडित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। बात याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने लैटिन मैगजीम और मेंसरिया से संबंधित 4 केस को देखने का प्रयास किया। आपको एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से केस मेंसरिया से संबंधित है, या कई बार आपके इस केस में क्या हुआ उसका थोड़ा सा हिंट दे देगा और बोलेगा किस केस में ऐसा कहा गया। तो यह चीजें याद रहेगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आइए कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस क्या है? देखिए, वैसे 2 एक्सेप्शन पढ़ना है आपके बीएनएस में। ये बातें बहुत टीचर्स भी नहीं पढ़ाते स्टूडेंट को, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कैसे होगा, सर कैसे होगा। समझिए, यह क्लासेस के माध्यम से मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। समझिए, एक्सेप्शंस दो केसेस है। एक्सेप्शन केस का 2 है रूप है। एक आपका है इसमें मेंसरिया की जरूरत नहीं है, इसमें मेंसरिया का जरूरत नहीं है। और ये क्या है? इसमें मेंसरिया साबित करना जरूरी नहीं होता। डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा। मैंने क्या कहा? एक्सेप्शन केस की बात करें तो 2 एक्सेप्शन केस बीएनएस में पढ़ना है। एक एक्सेप्शन केस ये है, दूसरा एक्सेप्शन केस ये है। पहला इसके जो एक्सेप्शन केस है अपवादित स्वरूप है, इसमें यह है कि इसमें मेंसरिया की जरूरत ही नहीं है। बिना मेंसरिया के अपराध हो जाता है। कौन कौन से अपराध है भैया? पब्लिक न्यूसेंस, जिसको बोलते हैं लोक उपद्रव। दूसरा है आपका क्रिमिनल लाइबेल। आपराधिक, एक क्या मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, यह 3 कीवर्ड जहां दिखे आपके एग्जाम में किसी भी ऑप्शंस में प्रश्न के, अगर यह 3 वर्ड दिखे, इसका मतलब है कि इस ऑफेंस को करने के लिए, इसको करने के लिए, इसको करने के लिए कोई मेंसरिया की जरूरत नहीं है। इसमें मेंसरिया होता ही नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल लाइबेल में मेंसरिया की जरूरत नहीं है। इसमें कोई मेंसरिया की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? वही दूसरे तरफ मैं बात करूं दूसरे केस का, जो भी एक्सेप्शनल केस है, इसमें मेंसरिया साबित करने की जरूरत नहीं होता। मेंसरिया तो होता है, अपराध करने के लिए मेंसरिया होगा, लेकिन उस अपराध के होने पर मेंसरिया प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह मैं कह रहा हूं, इसमें मेंसरिया होता ही नहीं, इसमें मेंसरिया नहीं होता। लेकिन दूसरे वाला केस में क्या है? मेंसरिया होता है, साबित नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? साबित नहीं करना पड़ता है। पहले वाला में मेंसरिया ही नहीं होता, तब भी अपराध माना जाता है। अब तक आपने क्या पढ़ा कि बिना मेंसरिया का कोई अपराध नहीं होता, बिना मेंसरिया का कोई भी अपराध का गठन नहीं करता, बिना मेंसरिया के अपराध होता ही नहीं। लेकिन अपवादिक दशाएं हैं कि पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल लाइबेल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में
मेंसरिया का जरूरत ही नहीं है। बिना मेंसरिया का ही, अगर आपका मेंसरिया नहीं भी था तब भी अगर पब्लिक न्यूसेंस करते हैं, क्रिमिनल लाइबेल करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, तो यह अपराध माना जाएगा। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि सर बिना मेंसरिया का तो कोई अपराध नहीं होता। नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते आप। तो इस बात को याद रखना है कि यह अपवादित है, एक्सेप्शनल केस है मेंसरिया का, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जो बताया आपको, इसमें मेंसरिया होता है, याद रखिएगा, इसमें मेंसरिया होता है लेकिन साबित नहीं करना पड़ता। तो पहला क्या हो जाएगा, दूसरा केस वाला, पहला आपका हो जाएगा किडनैपिंग। क्या किडनैपिंग में मेंसरिया नहीं होता? व्यापहरण, व्यापहरण, बाइगेमी। क्या द्वि विवाह में मेंसरिया नहीं होता? होता है। सेल टू माइनर, ऑप्शन सेल टू माइनर। अश्लील पुस्तक अगर माइनर को आप देते हैं, बेचते हैं, तो ये आपका अपराध होगा। बाइगेमी अपराध होता है, किडनैपिंग अपराध होता है। लेकिन मान लीजिए किडनैपिंग का अपराध हो गया, द्विविवाह का हो गया, यह अपराध हो गया, तो इस अपराध में आप जो है मेंसरिया को साबित नहीं कर पाएंगे। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप ये अपराध करेंगे, आपको मेंसरिया साबित ही नहीं करने देंगे। ऐसा ही अपराध है ये, मेंसरिया साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, करने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अभी हमने आपको चोरी का एग्जांपल दिया कि मैंने बैंक में गया और वो कलम उठाकर लेते चला आया। मेरा इरादा जो था गलत नहीं था, मेरा इरादा गलत नहीं था। तो उस समय अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो हम मेंसरिया को प्रूव करेंगे, कोर्ट के सामने, कोर्ट के समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे कि आई डोंट हैव एनी मेंसरिया। कहने का मतलब मेरे पास कोई मेंसरिया है ही नहीं। तो जब मेरे पास मेंसरिया नहीं है तो अपराध कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आप किडनैपिंग का अपराध, बाइगेमी का अपराध और ऑप्शन सेल टू माइनर, अगर ये अपराध अगर आप करते हैं तो भैया इसमें मेंसरिया आपको साबित करने ही नहीं दिया जाएगा। अगर आप मर्डर का अपराध करेंगे उसमें तो मेंसरिया साबित करेंगे आप, किडनैप ये रेप करेंगे साबित करेंगे मेंसरिया, सब में मेंसरिया साबित करेंगे। लेकिन यह अपराध अगर आप करते हैं, इसमें मेंसरिया साबित करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मेंसरिया साबित नहीं करने दिया जाता। मेंसरिया तो होता है लेकिन साबित नहीं करने दिया जाता। तो इसलिए ये तीन भी एक्सेप्शनल केस के अंतर्गत आता है और यही दो एक्सेप्शन केस में बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और इस वजह से उनकी कंफ्यूजन आज तक बनी रहती है। तो डियर स्टूडेंट, हमने अपने तरफ से पूरी टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है और अभी यहां पर एक बातें और बताऊंगा, कुछ नोट आप लोगों को समझना चाहिए। नोट नंबर पहला, याद रखिएगा, आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से, सफल अभियोजन से तात्पर्य अभियुक्त की दोष सिद्धि से है। देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस में ये आता है, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन का क्या मतलब है। सफल अभियोजन का क्या मतलब है? सफल अभियोजन का मतलब है अभियुक्त की दोष सिद्धि। अगर कोई प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो गया, सफल हो गया है, इसका मतलब कन्विक्शन हो चुका है, अपराधी की दोष सिद्धि हो गई है, दोष मुक्ति नहीं, दोष सिद्धि हो गई, याद रखिएगा। दूसरा नोट, प्रत्येक अपराध में मेंसरिया होना
अनिवार्य है। प्रत्येक अपराध में मेंस रिया होना अनिवार्य है, ये बातें हमने आपको बताया और केस के माध्यम से भी समझाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डियर स्टूडेंट, इसका एक एक्सेप्शन केस भी है जो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ाया, तो इसे याद रखिएगा। तीसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस में मेंस रिया की आवश्यकता नहीं होती। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो अपराध होता है उसमें मेंस रिया की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपका एक मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऑप्शन सेल टू माइनर, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में मेंस रिया की कोई जरूरत नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो में ये कहा था, अभी मैं कुछ टिप्स के ऊपर बातचीत कर लेता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आप लोगों को कहा था कि 90 डेज चैलेंज प्रोग्राम अभी हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें आप लोगों को एक दिन में एक आपका लेक्चर दिया जाएगा और उसी लेक्चर पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव संभव हो पाए उतने ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करा दूंगा। यानी कि यह चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक तरफ तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, वहीं दूसरी तरफ इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, वैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में हम आप लोगों को करा देंगे। तो इससे डबल बेनिफिट हो गया। और साथ ही साथ चूंकि आज पहला क्लास है इसलिए हमने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को कुछ कुछ होमवर्क दिया करूंगा, वो होमवर्क आप लोग याद करके आएंगे। और आज भी होमवर्क दूंगा, ये मत समझिए कि आज होमवर्क नहीं मिलेगा, आज भी मिलेगा। सोचिए कि बिना होमवर्क किए किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? कभी नहीं होगा। इसलिए होमवर्क कहने का मतलब ये तो आपका अपना वर्क है। ऐसा कौन बिजनेस है, आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे करने के जस्ट बाद 1 लाख का 1.5 लाख का महीना शुरू हो जाए? 1 लाख ही सोचिए, 1 लाख का महीना शुरू हो जाए, ऐसा कौन सा बिजनेस है? ऐसा बिजनेस कोई नहीं है। ऐसा बिजनेस ये है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। 5 महीना, यह 5 महीना अगर आप दे देते हैं, आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ हो जाएगी। सोचिए, 5 महीने का मेहनत, ना किसी कस्टमर का डर, न सामान भिगोने का डर, न सामान बेचने का डर, न नुकसान का डर, कोई चीज का डर ही नहीं है। केवल और केवल प्रॉफिट होगा। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये, यह जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। और अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कब समझिएगा मेरे भाई, कब समझिएगा? तो अभी भी देर नहीं हुई है, आइए जुड़िए इस क्लास के माध्यम से और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं होगा, अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं जो डेली क्लास चलती है शाम के समय 7 से 9, तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं 7992300615 पे। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे क्लास में आप जुड़ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दे या कॉल करके बात कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, 90 डेज आप लोगों को पूरे बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशंस और एक क्या बच गया, बीएसए, पांचों सब्जेक्ट से कंप्लीट 90 लेक्चर आपको दिया जाएगा और 90 आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाएगा। लॉ का पूरे 5000 प्लस क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, 5000 प्लस क्वेश्चंस इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इसे देख लेते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था, मार्केट में कोई भी गाइड अवेलेबल हो,
ऐसा नहीं कि नारायण सिंह का गाइड लेना है, यूनिवर्सल का लेना है, परीक्षा मंथन का लेना है, आप घटना चक्र का लीजिए, किसी भी राइटर्स का, किसी भी पब्लिकेशंस का कोई भी ऑब्जेक्टिव गाइड परचेज कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार लेक्चर कंप्लीट कर दिया, पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके गाइड में हैं, ध्यान रहे आपके पास सोर्स अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोर्स इकट्ठा करते करते बच्चे पूरे समय लगा देते हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं करते। इस बार तैयारी करना है। आप एक ही ऑब्जेक्टिव गाइड रखेंगे, दूसरा होगा रख दीजिएगा, जो बेहतर लगे एक ही रखिएगा। मेरे लेक्चर देखने के बाद आप उस ऑब्जेक्टिव गाइड से वह प्रश्न बनाइए जो मैंने पढ़ाया, उस तरह के सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और जहां भी प्रश्न पर कोई डाउट लगता है, समझ में नहीं आता, सीधे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। डियर स्टूडेंट, अगर कुछ और भी सवाल रह गया है, कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से भी जरूर हमें बताइएगा, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आपकी प्रतिक्रिया देख करके कि आप एक्टिव है। और अगर आप एक्टिव है और अगर इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, यस सर आई एम रेडी। और यह भी लिखिएगा कि आप एक सीट रिजर्व कर रहे हैं इस वैकेंसी में। तो डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।